नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बात करने वाले हैं जनरल कॉम्पिटिशन के लिए केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसमें मित्रों हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। और आज ये हमारी पीरियोडिक टेबल की पहली क्लास है और पीरियोडिक टेबल मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यदि हम इसको समझा जाए तो मित्रों एकदम पूरी समझने वाले है ना, मतलब चीजें हैं। हालांकि पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें फैक्ट भी लिखाऊंगा, वो फैक्ट कन्फर्म है, वही होने हैं। और पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मित्रों यदि पहले पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हमें ध्यान में रहेगी तो मित्रों हर एक चीज आपको आसानी से याद भी हो जाएगी, है ना। आगे केमिस्ट्री में बहुत मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मित्रों हम किसकी, हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को कहते हैं मित्रों आवर्त सारणी। कौन सी सारणी कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की। और मित्रों पीरियोडिक टेबल कहते किसे हैं? जैसे है ना, पीरियोडिक टेबल क्या है मित्रों, जैसे है ना तत्वों को यदि उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करें तो यही पीरियोडिक टेबल है। मित्रों आवर्त सारणी क्यों बनी, है ना। देखो मित्रों बहुत सारे तत्व थे, हर एक तत्व के गुणों को अलग से लिखें जाने, है ना, ये बहुत बेहद पेचीदा काम था मित्रों, बेहद मुश्किल काम था। तो फिर क्या किया, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने क्या किया, सेम गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा और उनको एक साथ अध्ययन करने की कोशिश की। ठीक है, इससे क्या हुआ, तत्वों के गुणों को अध्ययन करने में हमें सुविधा हुई। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी क्या काम करती है, तत्वों को गुणों के आधार पर वर्गीकरण करती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों मैं ये कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी क्या है, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना ही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना ही, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना ही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक है, ये मित्रों पीरियोडिक टेबल की है ना, मतलब डेफिनेशन हो गई। और बाकी काम भी यही होता है पीरियोडिक टेबल का मित्रों कि तत्वों का क्लासिफिकेशन करते हैं, सेम सिमिलर जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं उनको एक जगह पढ़ लेते हैं और जो है ना सेम गुणों वाले तत्वों को पढ़ते हैं। अब मित्रों बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तत्व मेटल धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं इंग्लिश में इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और ये एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं मित्रों पीरियोडिक टेबल में धातु। क्या पाई जाती हैं? धातु या कहें तो मेटल पाई जाती हैं। एक पाई जाती है मित्रों पीरियोडिक टेबल में अधातु। क्या पाई जाते हैं? अधातु पाए जाते हैं। इसको मित्रों नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और एक पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में मित्रों उपधातु। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं मित्रों? मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये है तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व होते हैं हम ये पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में इन 118 तत्वों के बारे में पढ़ने हैं। अब देखो मित्रों एक बार आप खुद सोचना, क्या 118 तत्वों को अलग अलग हर एक तत्व के गुणों को पढ़ना क्या आसान है? पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते मित्रों। इससे क्या किया गया कि समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा गया, असमान गुण वालों को अलग अलग रखा गया। इसके लिए मित्रों ये आवर्त सारणी बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अपनी कोशिश की। सबसे पहले हम बात करेंगे डोबेरायनर के त्रिक नियम की मित्रों। किसकी बात करेंगे? डोबेरायनर के त्रिक नियम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने चर्चा चला रहा हूं मित्रों डोबेरायनर का त्रिक नियम। डोबेरायनर का त्रिक नियम। ठीक है, कि डोबेरायनर का त्रिक नियम क्या होता है मित्रों। डोबेरायनर ने क्या किया था, डोबेरायनर ने है ना
तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे। कितने तीन तत्वों को समूह बनाए थे? तीन तीन तत्वों के। और उन्होंने ये बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। क्या कहा मित्रों? मैंने ये कहा डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए तथा उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मैं शब्दों में लिख रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए तथा उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, देखो ध्यान दो मित्रों, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। जिसे मित्रों मैं बनाता हूं, ठीक है, जिसे अपना पहला एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल है देखिए मित्रों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। देखो मित्रों, लिथियम कितने नंबर पर आता है? पहला समूह उनका ये था। ठीक है, लिथियम कितने नंबर पर आता है मित्रों? है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पर आता है और इसका परमाणु भार होता है मित्रों 7। कितना होता है? 7। आप सबको मालूम है मित्रों, जो किसी भी तत्व के ऊपर लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, है ना। और सोडियम का परमाणु भार ये 11 नंबर पर आता है ना, और इसका परमाणु भार होता है मित्रों 23, है ना। और देखो पोटेशियम कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है और उसका परमाणु भार होता है 39। क्या डोबेराइनर का ये पहला नियम एकदम सही है या इस पर लागू होता है या नहीं होता है इस त्रिक पर? ठीक है ना, डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखो मित्रों, आप एक काम करो, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकालो। पहले तत्व का परमाणु भार कितना है? 7। तीसरे तत्व का परमाणु भार कितना है? 39। और इन दोनों का औसत लेंगे, औसत लेंगे तो राशियों की संख्या 2 है, क्योंकि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मित्रों 7 और 39 को जब जोड़ते हैं तो मित्रों ये हो गया 46, और 46 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो ये हमारे सामने आता है 23। बोलो मित्रों, देख के बताओ क्या बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है क्या? तो मित्रों एक त्रिक तो इन्होंने ये बनाया, ठीक है, इन्होंने 4 त्रिक बनाए थे टोटल, ठीक है ना। बाकी फिर लागू नहीं हुआ ये नियम। पहला त्रिक तो ये बनाया। दूसरा त्रिक मैं ये लिख रहा हूं, दूसरा त्रिक था इनका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, ये मित्रों इनका है ना डोबेराइनर का दूसरा त्रिक था। और तीसरा, ये आपको त्रिक याद रखने हैं मित्रों, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि डोबेराइनर ने कौन कौन सी त्रिक बनाई? पहला तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, दूसरा है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और अगला है, ठीक है, ये है ना, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का तीसरा, है ना। और चौथा जो तत्व है वो चौथा जो त्रिक है वो है मित्रों, है ना, फेरस, कोबाल्ट और निकल, इसका है। ये मित्रों क्या है? ये डोबेराइनर त्रिक है। ये क्या है मित्रों? ये डोबेराइनर के क्या है मित्रों? त्रिक है। ठीक है, डोबेराइनर त्रिक है। ये हम डोबेराइनर त्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डोबेराइनर त्रिक क्या है। मित्रों डोबेराइनर ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी को निर्माण के लिए प्रयास किया था और उन्होंने ये कहा था कि पहले और तीसरे तत्व का
तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, उनमें यह कहा था कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यह डोबेराइनर की कही हुई बात है। अब मित्रों आगे करते हैं। पहला ये तो डोबेराइनर का त्रिक नियम था जो कि कंप्लीट हो गया। अब मित्रों हम बात करने वाले हैं, है ना, जैसे लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र के बारे में। ठीक है, दूसरा मतलब पीरियोडिक टेबल के लिए दूसरे विद्वान जिन्होंने कोशिश की, ठीक है, वो है लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों, लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र, लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र, परमाणु आयतन वक्र। देखो मित्रों एक बार ध्यान देना, लोथर-मेयर ने क्या किया था। लोथर-मेयर ने मित्रों परमाणु भार, परमाणु आयतन, है ना, और परमाणु भार के मध्य एक वक्र बनाया जिसे लोथर-मेयर वक्र कहा गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, लोथर-मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया गया जिसे क्या कहा गया मित्रों, है ना, लोथर-मेयर वक्र कहा गया। लोथर-मेयर वक्र कहा गया। ठीक है, अब मित्रों एक बार ध्यान देना, ये वक्र हम बनाते हैं यहां। ठीक है, माना कि ये हमारा क्या है, वक्र है। देखो मित्रों इधर तो हम बात कर लेते हैं परमाणु भार की और इधर बात कर लेते हैं परमाणु आयतन की। ठीक है, परमाणु आयतन की। अब मित्रों ये हम वक्र बनाते हैं, परमाणु आयतन या परमाणु भार के मध्य वक्र बनाया। अब देखो हम वक्र बनाने की कोशिश करते हैं मित्रों। ठीक है, ध्यान देना, उन्होंने वक्र बनाया मित्रों, ऐसा वक्र बनाया। देखो मित्रों इस वक्र के ऊपर, ठीक है, इसका जो पीक पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट मित्रों, पीक पॉइंट जो है, यहां क्या बनाया, यहां मित्रों इन्होंने बनाया, ठीक है, सारे धातु तत्वों को रखा। और सारे धातु तत्व तो आप सब जानते हो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, है ना, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रूबिडियम, सीजियम, है ना। अब ये लास्ट वाला तो आपसे नहीं बनाओ, वो तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। और मित्रों देखो दूसरी बात उन्होंने ये बताई, है ना, क्या बताई कि, है ना, जो इसका, है ना, मतलब ये, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में मित्रों, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये तो इसका असेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है मित्रों। ठीक है, देखो ये तो इसका असेंडिंग ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। देखो दूसरे कलर से बना देता हूं मित्रों, मैं इस कलर से, व्हाइट से क्या बना रहा हूं, है ना, देखो इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, व्हाइट कलर से, है ना, व्हाइट कलर से जो मैं रंग रहा हूं वो इसका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, व्हाइट कलर से मैं जो रंग रहा हूं वो इसका असेंडिंग ऑर्डर है मित्रों, है ना। ये इसका कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसे मित्रों, है ना, असेंडिंग ऑर्डर भी इसने लगाया, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये लगाया आयोडीन। और मित्रों देखो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया, इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये है, और जैसे मित्रों ये है, इसमें लगाए इन्होंने सारे मर्दा धातु तत्व है ना। जैसे मित्रों बात करें तो, है ना, सारे बेरिलियम है, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। ठीक है, ये। अब मित्रों इधर ध्यान देना, ये परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया था
किसने बनाया था? लोथर मे ने बनाया था। देखो मित्रों, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, वो आप जरूर ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं मित्रों, जो लोथर मे ने परमाणु आयतन वक्र बनाया था उसमें ये पूछता है कि पीक पर कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, पीक पर, ठीक है, पीक पर कहें या शीर्ष पर या चोटी पर। तो मित्रों याद रखना है पीक पर, है ना, कौन से एलिमेंट होते हैं? सारे धातु तत्व। कौन होते हैं मित्रों? सारे धातु तत्व पीक पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि मित्रों बात करें, ठीक है, आरोही क्रम में, कौन से क्रम की बात करें? आरोही क्रम की। आरोही क्रम को मित्रों इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। देखो कई स्टूडेंट्स इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम। मित्रों हमेशा लर्न रखना, ठीक है, यदि मित्रों कम से अधिक की ओर बढ़े, ठीक है, ये तो क्या होता है? आरोही होता है, असेंडिंग, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है मित्रों अधिक से कम की ओर या घटते हुए क्रम में, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आरोही, है ना, आरोही क्रम पर, आरोही क्रम में कौन सी धातु होती है? तो मित्रों याद रखना आरोही क्रम में, आरोही क्रम का नाम है मित्रों असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम के अंदर जो धातु होती हैं वो होते हैं मित्रों हमारे हैलोजन। क्या होते हैं? हैलोजन। और हैलोजन के अंदर मित्रों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पाए जाते हैं। और मित्रों तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पर मित्रों हमारे सामने होता है अवरोही, अवरोही क्रम पर। कौन से क्रम पर होता है? अवरोही क्रम पर। और अवरोही क्रम पर होता है मित्रों क्या? अवरोही क्रम पर होता है मित्रों सारी मृदा धातु तत्व है। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर मित्रों, ठीक है। तो यहां होता है सारी मृदा धातु तत्व है, सारी मृदा धातु तत्व है, ठीक है, सारे मृदा धातु तत्व है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इस वक्र में भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से दर्शाया है, ठीक है। मित्रों ध्यान रखना, देखो जनरली क्या होता है हम सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन इस लोथर मेयर के आयतन वक्र को हम एस्केप करते हैं, तो इसको एस्केप नहीं करना है मित्रों, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये था मित्रों लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। अब बात करने वाले हैं मित्रों आगे की, ठीक है। पहला विद्वान किसके बारे में पढ़ा था? डोबेनाइनर के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ा अपने? लोथर मेयर के बारे में। अब मित्रों मैं पढ़ाने वाला हूं आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं? न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। अब अपनी हेडिंग होगी मित्रों न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्रों? न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, कि इसने क्या कहा। देखो मित्रों ये सारे जो प्रयास हैं वो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करें तो मित्रों न्यूलैंड ने यह कहा था, ठीक है, पहले मैं एक बार न्यूलैंड के अनुसार, है ना, न्यूलैंड की बात तो बता दूं आपको एक बार। न्यूलैंड ने यह कहा था मित्रों तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले और आठवें तत्व के गुण उसी प्रकार सेम होते हैं जिस प्रकार से संगीत का पहला और आठवां सुर समान होता है, ठीक है। तो न्यूलैंड की जो अष्टक नियम था वो परमाणु भार पर आधारित था। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले एक बार, और फिर ये फैल कब हुआ? जब मित्रों जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, ठीक है, ये फैल हो गया था। मैं मित्रों अभी आपके सामने एक बार बोर्ड पर इनके न्यूलैंड का अष्टक नियम का जो मतलब एलिमेंट्स को जैसे वर्गीकृत किया था वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखो मित्रों सबसे पहले मैं तत्वों को दर्शा रहा हूं। इसमें सबसे पहले तत्व थे जैसे, है ना, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, और इसके बाद में फ्लोरीन, ठीक है। इधर बात कर रहे हैं मित्रों, है ना, नीचे किसकी, है ना, दूसरी हम बात कर रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था मित्रों उस वक्त अक्रिय गैसें खोजी नहीं गई थी, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बाद में, है ना, फ्लोरीन है। और अब बात आती है मित्रों, ठीक है, सोडियम से। तो सोडियम है ना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फिर वापस मित्रों अक्रिय गैस आती है, उस वक्त खोज ही नहीं हुई थी अक्रिय गैसों की। फिर आता है मित्रों, है ना, फिर आगे आता है जैसे, है ना, पोटेशियम,
ठीक है, और यह आता है कैल्शियम। मित्रों जो न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल थी वो केवल कैल्शियम तक ही मतलब लागू हो पाया न्यूलैंड का नियम, इससे आगे ये लागू नहीं हो पाती थी, ये इनकी कमी भी थी, डेफिशिएंसी भी थी इनकी, है ना। अब देखो बात ये कर रहे हैं मित्रों, क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये मैंने न्यूलैंड की है ना अष्टक नियम के बारे में बता दिया। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं जैसे गुण लिथियम के पास हैं, किसके पास है मित्रों, लिथियम के पास है, सेम वैसे के वैसे गुण किसके होंगे, सोडियम के, और सेम वैसे ही गुण किसके होंगे मित्रों, पोटेशियम के, किसके होंगे, पोटेशियम के। देखो इससे लिथियम से आगे कितने तत्व हैं, ठीक है, लिथियम से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। लिथियम पहला तत्व है, दूसरा तत्व है, तीसरा तत्व है, चौथा तत्व है, पांचवा तत्व है, छठवां, सातवां और आठवां तत्व फिर से समान है। कोई भी एक तत्व उठा लो, जिसे मित्रों हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आठवां तत्व सिलिकॉन, इससे गुणों में क्या होगी, समानता होगी। ये मित्रों किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। क्या कहा था न्यूलैंड ने, वो बात मैं नीचे लिख रहा हूं। न्यूलैंड ने ये कहा था मित्रों, है ना, न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले और आठवें तत्व के गुण, पहले और आठवें तत्व के गुण उसी प्रकार से समान हैं, उसी प्रकार से समान है जिस प्रकार से संगीत का पहला और आठवां सुर समान रहता है, आठवां सुर समान रहता है, जिसे आप जानते हो सारे गामा पदा निशा, है ना, वो आठवां वर्ड वापस वो सेम आ जाता है, ठीक है। तो यही बात न्यूलैंड ने कही थी। क्या कहा मैंने मित्रों, न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो परमाणु भार पर आधारित था, ठीक है। किस पर आधारित था, है ना, परमाणु भार पर आधारित। किस पर आधारित है मित्रों, परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि न्यूलैंड ने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के भारों के बढ़ते क्रम में रखें तो पहले और आठवें तत्व के गुण उसी प्रकार से समान है जिस प्रकार से संगीत में पहला और आठवां सुर समान रहता है, ठीक है। ये न्यूलैंड की आवर्त सारणी है। देखो इधर मैं एक चीज और लिखूंगा मित्रों, वो ये लिखूंगा, ये इधर है ना, ये आवर्त सारणी है, ठीक है। इसको अपन इसके अंदर लिख लेते हैं। जैसे बात करें तो ये है न्यूलैंड की आवर्त सारणी। तो ठीक है, अब ध्यान देना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, है ना, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये कब विफल हुआ, अक्रिय गैसों की खोज के फलस्वरूप न्यूलैंड का अष्टक नियम विफल हो गया, ठीक है। क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज के फलस्वरूप, अक्रिय गैसों की खोज के फलस्वरूप न्यूलैंड का अष्टक नियम विफल हो गया। अष्टक नियम क्या हो गया,
विफल हो गया। ठीक है, यह है न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। और मित्रों अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, देखो सबसे पहले डोबेरान के त्रिक नियम के बारे में पढ़ा। डोबेरान के त्रिक नियम के बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा, लोथरमेर के परमाणु आयतन वक्र के बारे में पढ़ा। फिर किसके बारे में पढ़ा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं मित्रों हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं मित्रों मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ ए मेंडलीव, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने क्या कहा था। मित्रों देखो मेंडलीव ने, है ना, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, पहली बात तो परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी मित्रों, परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में सारी चीजें अभी अपन पढ़ने वाले हैं। चलो तो मित्रों इधर ध्यान दो, पहली लाइन तो मैं यही लिख रहा हूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। और मित्रों अगली बात मैं ये लिख रहा हूं कि, है ना, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसका जो आवर्ती नियम होता है वो परमाणु भार, है ना, मेंडलीव की, है ना, मेंडलीव का जो आवर्ती नियम है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। क्या कहा मित्रों, मैंने पहली बात तो ये कही है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। दूसरी बात ये कही है मित्रों कि मेंडलीव का आवर्ती नियम परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन का मतलब है मित्रों एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुणों वाले तत्वों की क्या होती हैं, पुनरावृत्ति होती हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, है ना, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार, है ना, मेंडलीव की आवर्ती नियम के अनुसार तत्व परमाणु भार के, तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व परमाणु भार के क्या होते हैं मित्रों, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, किसके आवर्ती फलन होते हैं मित्रों, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्ती फलन का मतलब क्या बताया मित्रों कि समान अंतराल के बाद में है ना, समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक है, ये मैं नीचे लिख रहा हूं मित्रों, आवर्ती फलन का मतलब होता है मित्रों, आवर्ती फलन, इसका मतलब होता है मित्रों कि समान गुण वाले तत्वों का, है ना, निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होना आवर्ती फलन कहलाता है। समान गुणों वाले तत्वों का निश्चित अंतराल के फलस्वरूप पुनरावृत्ति होना आवर्ती फलन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक है, ये आवर्ती फलन के बारे में बता दिया। ये मित्रों बार बार शब्द, ये बार बार ये टर्म काम में आएगी, ये आधुनिक आवर्त सारणी में भी आएगी, है ना, आवर्ती फलन। तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि मेंडलीव की आवर्ती नियम के अनुसार
तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं कि जो मेनलिप की आवर्त सारणी है, ठीक है, मेनलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं, इसके बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेनलिप की आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्रों? मेनलिप की आवर्त सारणी। मेनलिप की आवर्त सारणी की यदि हम बात करें मित्रों, तो मेनलिप की आवर्त सारणी के अंदर मित्रों क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं मित्रों ऊर्ध्वाधर स्तंभ की। किसकी बात कर रहा हूं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ की बात कर रहा हूं। मित्रों यदि मैं मेनलिप की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की बात करूं, तो मित्रों ये क्षैतिज पंक्तियों की संख्या होती है, देखो एनसीईआरटी में 6 दे रखी हैं, लेकिन ओरिजिनली वैसे 7 होती हैं, ठीक है। मैं दोनों चीज बता रहा हूं मित्रों। मैं ये कह रहा हूं क्षैतिज पंक्तियों की जो संख्या होती है वो होती है मित्रों 7। कितनी होती है? 7। लेकिन नीचे मैं ये भी लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी होती हैं? इसके अकॉर्डिंग 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। और मित्रों ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं? देखो मित्रों ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या जो होती है वो वैसे तो हमें, अगर यदि हमें पेपर में पूछा जाए तो हमें 8 बतानी है। कितनी बतानी है? 8। और मित्रों मैं ये बता रहा हूं क्षैतिज पंक्तियों की संख्या यदि प्रश्न में पूछी जाए तो 7 ऑप्शन में होगा या 6 होगा, लेकिन 7 को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एनसीईआरटी में होने से नहीं, लेकिन ये एकदम सही आंसर है। अब बात करें मित्रों ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? ये देखो कुछ चीजें विवादास्पद होती है हल्की फुल्की, ठीक है, इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बारे में बात कर रहा हूं मित्रों। किसके बारे में बात कर रहा हूं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बारे में। 8 होते हैं। देखो मित्रों इनको दर्शाते हैं रोमन संख्या में। किस में दर्शाते हैं? रोमन संख्या में। ये होते हैं फर्स्ट से लेकर एक तो 7 तक। कहां तक होते हैं? 7 तक होते हैं। और मित्रों इसके अलावा होता है 8। कितना होता है? 8। तो ये कितनी होगी? 1 से 7 तक 7 तो ये और 8 ये। और मित्रों ये जरूर ध्यान रखना, इसके अलावा फर्स्ट से 7 तक जो होते हैं ना, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो फर्स्ट ए एक, तो फिर दूसरा होगा फर्स्ट बी, है ना, ऐसे। तो ए और बी में बांटा गया है, ठीक है, ए और बी में, है ना। मॉडल पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, एक दिन पूरी मॉडल पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको, है ना, उसमें बता दूंगा। मैं ये कह रहा हूं मित्रों यदि आपसे ये पूछे कि मेनलिप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने थे, तो आपको ये जवाब देना है मित्रों कि वो 8 थे। अब मित्रों कैसे है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट से लेकर 7 तक एक तो, ठीक है, तो मित्रों 7 तक ये वैसे डबल बार होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, है ना, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे। तो मित्रों ए और बी में तो ये कितने होंगे वैसे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो 7 दूनी 14। और मित्रों जो 8वां जो रोमन संख्या में ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, इसमें अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। तो 14 और 3 कितने होंगे? 18 17। और एक होता है मित्रों शून्य वर्ग। कौन सा होता है? शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का समूह, शून्य वर्ग, ठीक है, ये भी इनमें होता है। यह है मेनलिप की आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बारे में कुछ बातें। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर मित्रों मैं ये कहने वाला हूं जो मेनलिप की आवर्त सारणी है। किसकी आवर्त सारणी? मेनलिप की आवर्त सारणी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है मित्रों, इसकी विशेषता की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेनलिप की आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। मेनलिप की आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। आवर्त सारणी की क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, विशेषताएं। ध्यान देना, मेनलिप की आवर्त सारणी की विशेषताएं बता रहा हूं। देखो मित्रों पहली विशेषता ये है कि मेनलिप की आवर्त सारणी से, ठीक है, तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करने में हमें सुविधा मिलती है, ठीक है, पहली विशेषता तो यही होगी। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, इस, है ना, मेनलिप की आवर्त सारणी से, मेनलिप की आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों के बारे में,
तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करने में क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? सुविधा। पहली बात तो यही है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करने से हमें क्या मिलती है मित्रों? सुविधा मिलती है कि हम उनके गुणों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। एक मित्रों देखो, मेंडलीव ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि जो मेंडलीव ने क्या किया था मित्रों, मेंडलीव ने है ना कुछ तत्वों को है ना मतलब उनके गुणों के बारे में पहले ही बता दिया था, जिनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों, मेंडलीव ने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था, जिनके गुणों के बारे में पहले ही बता दिया था। ये भी उनकी विशेषता थी आवर्त सारणी की। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा हूं मित्रों, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में ठीक है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था। कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था, जिनके गुणों के बारे में ठीक है, जिनके गुणों के बारे में मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था। जिनके गुणों के बारे में मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, उन्होंने जो तत्व है ना, उन मतलब वो तत्व है जिसे एका बोरोन है ना, उनका नाम उन्होंने अलग तरीके से है ना उनको बताया था, है ना। तो जिसे तत्व थे है ना, वो तत्व इधर लिख रहा हूं मित्रों। ठीक है, जिसे तत्व है एका बोरोन। क्या नाम का तत्व है? एका बोरोन, जो कि किस तत्व के बराबर है? ठीक है, एका बोरोन। तो ये मित्रों स्कैंडियम के बराबर है ना, मतलब स्कैंडियम जैसे गुण रखता है। एका बोरोन किसके लिए बता रहा है? एका बोरोन जो मेंडलीव ने यूज लिया वो स्कैंडियम के लिए यूज कर रही थी। ठीक है, एका बोरोन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एका एल्यूमिनियम। क्या यूज किया? एका एल्यूमिनियम का यूज किया। एका एल्यूमिनियम। अच्छा, एका एल्यूमिनियम किसके लिए यूज लिया मित्रों? सिलिकॉन के लिए। किसके लिए यूज लिया? सिलिकॉन के लिए। इसके अलावा मित्रों उन्होंने यूज लिया, ठीक है, जिसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम है। ठीक है, और जिसे एका है ना, जिसे एका बोरोन का यूज लिया, एका एल्यूमिनियम का यूज लिया। ठीक है, और है ना, और उन्होंने यूज लिया था मित्रों जिसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम है, और एक और यूज लिया था, है ना। चलो वो बाद में देख लेंगे, अब बात कर रहे हैं है ना, ये तीन तत्वों के बारे में ऐसे बताया था। ठीक है, एका एका है ना, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका है ना सिलिकॉन, है ना, जो जर्मेनियम के बराबर होता है। ठीक है, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन जो किसके बराबर होता है? जर्मेनियम के, है ना, मतलब आज का वो जर्मेनियम, उसने उसका क्या नाम बताया था? एका सिलिकॉन। ये मतलब मेंडलीव ने बताया था। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो विशेषताएं मैंने लिख दी मित्रों। पहली विशेषता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करने में सुविधा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, उस वक्त इतना प्रयास। दूसरी यह है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए क्या छोड़ दिया था? रिक्त स्थान, और उनकी ऑलरेडी ही भविष्यवाणी भी कर दी थी, है ना, जिसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन है ना, स्कैंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। अब बात कर रहे हैं मित्रों तीसरी की विशेषता, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीसरी विशेषता यह भी थी मित्रों कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया था। ठीक है मित्रों, क्या कह रहा हूं? ठीक है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में
कुछ तत्वों के मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु भारों में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया था। यह भी उनकी विशेषता थी, सुधार किया था। ठीक है, जैसे मित्रों एग्जाम्पल, जैसे बेरिलियम, क्या है मित्रों, बेरिलियम इसका एग्जाम्पल है Be। ये तो थी मित्रों मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या रही थी। ठीक है, उन कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां भी खूब रही थी। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी, पहली बात तो इसमें हाइड्रोजन को कोई फिक्स स्थान नहीं मिल पाया था। इसके अलावा मित्रों समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं मिल पाया था। ठीक है, इसके अलावा मित्रों यदि हम बात करें तो जैसे है ना मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर हम बात करें तो है ना हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, और मित्रों जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड होते हैं उनको भी आवर्त सारणी में से स्थान नहीं मिल पाया था। इसके अलावा मित्रों यदि बात करें तो है ना परमाणु भार का जो है ना बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे, लेकिन कहीं ये इसकी पालना नहीं हो रही थी, जैसे आर्गन और पोटेशियम में। ठीक है, ये इसकी कमियां थी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं मित्रों मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। क्या हेडिंग है अपनी अभी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, मेंडलीव की आवर्त सारणी की, ठीक है, कमियां कौन कौन सी कमियां हैं। देखो मित्रों ध्यान देना, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों के बारे में जिक्र कर रहा हूं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, पहली कमी तो अभी बताई है मैंने। पहली कमी तो क्या थी मित्रों, है ना हाइड्रोजन को उपयुक्त स्थान, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उपयुक्त स्थान नहीं मिला। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। ठीक है, और दूसरी कमी मित्रों मेंडलीव की ये भी थी, है ना, पहली कमी तो ये हो गई कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर थी। तो मित्रों समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, क्योंकि समस्थानिकों में क्या है, तत्व तो अलग अलग हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आएगी फिर। ठीक है, तो मित्रों है ना मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। दूसरी कमी मित्रों समस्थानिकों को, किसको, समस्थानिकों को, ठीक है, समस्थानिकों की स्थिति भी निश्चित नहीं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये मित्रों दो कमी तो आपके सामने मैंने जिक्र कर ही दी, है ना, दो कमियों की। तो अब देखो नेक्स्ट कमी के बारे में मैं फिर से बता रहा हूं, तीसरी कमी के बारे में। पहली कमी तो क्या है, पहली कमी तो यही थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। ठीक है, क्या कमी है कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिल पाया। दूसरी ये समस्थानिकों की स्थिति निश्चित नहीं थी, है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और मित्रों तीसरी कमी मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं मिला था मित्रों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लेंथेनाइड व एक्टिनॉइड, ठीक है, लेंथेनाइड जिसको हम किसे दर्शाते हैं एल से, व एक्टिनाइड को लेंथेनाइड व एक्टिनॉइड को उपयुक्त स्थान
नहीं मिला था। ठीक है, तीसरी कमी ये थी। और मित्रों चौथी कमी ये थी मेंडलीव की आवर्त की, है ना, कि परमाणु भार के, है ना, चौथी कमी क्या थी मित्रों, तत्वों के परमाणु भार का सही क्रम की पालना नहीं की गई थी। चौथी कमी ये थी, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार की, बढ़ते हुए परमाणु भार की सही पालना। ठीक है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार की सही पालना नहीं की गई थी, नहीं की गई थी कई स्थानों पर। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं मित्रों, ठीक है, अपना एग्जाम्पल है जिसे मित्रों आर्गन व पोटेशियम, आर्गन को पहले लिखा गया था, पोटेशियम को बाद, हालांकि पोटेशियम का द्रव्य, है ना, आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद, है ना, ये, है ना, और पोटेशियम का द्रव्यमान कम था आर्गन से। ठीक है, फिर भी ऐसा किया गया था। ठीक है, और जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, है ना, पीओ और, है ना, पीओ व आईबी, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। दोनों जगह यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि परमाणु भार के सही क्रम की क्या नहीं की गई थी, व्याख्या नहीं की गई थी। ठीक है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां थी। एक बार पूरा फटाफट देखना मित्रों। देखो मैं ये बता रहा हूं, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तत्वों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहला प्रयास था मित्रों डुबराइनर का, दूसरा था लोथरमेयर का, तीसरा प्रयास था न्यूलैंड का स्टक नियम का, चौथा था मेंडलीव का, है ना, आवर्त सारणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने ये पढ़ा है परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्ती नियम तत्वों के, है ना, परमाणु भार पर परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन का मतलब सैम गुण वाले तत्वों का, है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन होना। और मित्रों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी, है ना, उसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं मित्रों, है ना, 8 हैं। क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं, 7 हैं। और मित्रों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम यदि बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों को अध्ययन में सुविधा मिली थी। इसके अलावा जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है इसके अंदर मित्रों कुछ तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, और मित्रों उन तत्वों के गुणों के बारे में बता दिया गया था। इसके अलावा मतलब कई तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया गया था। और मित्रों इसकी कमियां ये हैं कि ये परमाणु भार पर आधारित होने के कारण, है ना, एक तो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाई, एक इसमें हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं मिला, एक मित्रों लेंथेनाइड एक्टिनाइड को प्रॉपर स्थान नहीं मिला, और एक मित्रों इसने क्या किया, कई बार परमाणु भार का जो बढ़ते हुए क्रम है उसकी अवहेलना भी की है। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल मैंने बताया आपके सामने, आर्गन और पोटेशियम, और, है ना, पीओ और आई, है ना। अब बात कर रहे हैं मित्रों, ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। अब नेक्स्ट हम जिक्र कर रहे हैं मित्रों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मित्रों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कहें तो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। देखो मित्रों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये हेनरी मोजले द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, हेनरी मोजले। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार मित्रों तत्वों के, है ना, जो, है ना, गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये बातें कही गई। सबसे पहले तो देखो मैं लिख रहा हूं ये चीजें, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दी गई। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दी गई, है ना। अब मित्रों ये कह रहा हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्या कह रहा हूं मित्रों, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के
परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर पर क्या है मित्रों, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है। और तीसरी बात मित्रों ये कही गई कि जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें क्या कही गई, आधुनिक है ना, आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के है ना जो है ना गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा मित्रों, आधुनिक आवर्ती आवर्ती आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है। ठीक है। अब इसके बारे में तो हम आगे कंप्लीट जानकारी कर लेंगे। क्या कहा मित्रों मैंने कि आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के है ना तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी की हम कुछ बातें कर रहे हैं। देखो मित्रों, अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहले कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आवर्त कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, मैं बात कर रहा हूं मित्रों किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। यदि मित्रों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ठीक है, इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मित्रों आवर्त की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मित्रों याद रखना 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7। देखो जनरली कई बार जनरल क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो हमें जवाब देना है 7 आवर्त होते हैं मित्रों। ठीक है। आवर्त है ना, पहले है ना आवर्त को मित्रों n से हम डिनोट कर रहे हैं। ये पहले आवर्त को n बराबर हम क्या बोल रहे हैं, 1। दूसरे आवर्त को n बराबर क्या बोल रहे हैं, 2। तीसरे आवर्त को n बराबर क्या बोल रहे हैं, 3। और चौथे आवर्त को n बराबर क्या बोल रहे हैं, और पांचवें आवर्त को n बराबर क्या बोल रहे हैं, 5। छठवें आवर्त को n बराबर 6 और सातवें आवर्त को n बराबर क्या बोल रहे हैं, 7। देखो मित्रों पहला जो आवर्त होता है, ठीक है, मैं कह रहा हूं पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, ओनली 2 तत्व है। पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं ओनली, तो इसको कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं मित्रों, इसका अन्य नाम है अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मित्रों अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। ये थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। और मित्रों जो आवर्त संख्या 2 और 3 है, ठीक है, इनमें मित्रों तत्वों की संख्या सेम रहती है और इनमें 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो मित्रों इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लघु आवर्त। कौन सी आवर्त बोलते हैं, लघु आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ये लो। अब बात कर रहे हैं मित्रों आवर्त संख्या 4 और 5 की। तो आवर्त संख्या 4 और 5 में 18 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। और इनको बोलते हैं मित्रों, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे दीर्घ आवर्त। क्या बोलेंगे मित्रों, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें दीर्घ आवर्त के बाद में जो छठवां आवर्त होता है, छठवें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है मित्रों 32। कितनी होती है, 32। और कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व होते हैं। ठीक है, 32 एलिमेंट है। और इसको बोलते हैं मित्रों अति दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। ठीक है, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और यदि मित्रों बात करें, ठीक है, n बराबर 7 की, तो ये मित्रों अपूर्ण आवर्त है। कैसा आवर्त है, अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट पीरियड है। कैसा आवर्त है, अपूर्ण आवर्त है। और मित्रों आवर्त को इंग्लिश में पीरियड भी बोलते हैं। कितने पीरियड हैं, 7 आवर्त बोलते हैं। कितने आवर्त है मित्रों, 7। देखो पहले आवर्त सबसे छोटा है, इसमें ओनली 2 तत्व हैं, इसलिए इसको अति लघु आवर्त बोलते हैं।
आवर्त संख्या 2 और 3 में 8-8 एलिमेंट होते हैं, इसको लघु आवर्त बोलते हैं। आवर्त संख्या 4 और 5 में 18-18 एलिमेंट होते हैं, जिसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या 6 में 32 एलिमेंट होते हैं, जिसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और आवर्त संख्या 7 में मित्रों ये अपूर्ण आवर्त होता है, हालांकि इसमें 19 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 19 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये आवर्त कितनी हो गए? 7 है। अब 7 आवर्त की यदि बात करें तो ये 7 आवर्त का नाम हो गया। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, लघु आवर्त कौन कौन से आवर्त को बोलते हैं, दीर्घ आवर्त कौन कौन से को बोलते हैं। अब यदि बात करें मित्रों इधर वर्ग की, किसकी बात करें? वर्ग की। वर्ग को मित्रों समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। और इंग्लिश में इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो वर्ग की जो संख्या होती है वो होती है मित्रों 18। कितनी होती है? 18। 18 का मतलब 18 संख्या होती है। कितने वर्ग होते हैं? 18 संख्या होती है। ठीक है, जैसे मित्रों हमें इसमें पढ़ रहे थे ना, है ना, जैसे हम पढ़ रहे थे पहले फर्स्ट से लेकर, ठीक है, हम पढ़ रहे थे, है ना, फर्स्ट से लेकर 7 तो 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मित्रों हर में ए, है ना, ए और बी है। तो मित्रों ए और बी होने के कारण ये तो संख्या कितनी होगी इनकी? 14 आवर्त। और मित्रों जो आपका 8वां आवर्त है, 8वां आवर्त, इसमें कितने आवर्त होते हैं? इसमें मित्रों 3, है ना, 3 वर्ग आते हैं। 14 और 3 17। और एक होता है मित्रों शून्य वर्ग। कौन सा होता है? शून्य वर्ग। जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, शून्य वर्ग तत्व है। ठीक है, तो ये होता है एक। तो मित्रों टोटल कितना हो गया? 14 3 17 और एक कितने वर्ग हो गए? 18 वर्ग हो गए। ये वर्ग या किसकी बात चल रही है मित्रों? समूह की बात चल रही है। ठीक है, ये है मित्रों हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप्स की बात है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि बात करें मित्रों, है ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि इसके अंदर वर्ग कितने होते हैं? एस ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। इनको ब्लॉक्स में किसने बांटा? ठीक है, इनका ऐसा वर्गीकरण किसने किया? ये वर्गीकरण मित्रों बोहर ने किया था। किसने किया था? बोहर ने किया था। एक एक वर्ग को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमने मित्रों अभी तक की क्लास में देखो अब अपन एकदम प्रॉपर टॉपिक पर पहुंच ही चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत किया था डोबेरान के त्रिक नियम से, फिर अपन ने शुरू की थी मित्रों, है ना, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, फिर किया था अपन ने किसके बारे में? जैसे मेनलिप की आवर्त सारणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद में मेनलिप की आवर्त सारणी। अब बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और मित्रों ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी अच्छे से दे रखी है। ठीक है, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और भी जानकारियां लेंगे। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक क्या होता है, कौन से तत्व होते हैं, पी ब्लॉक क्या होता है, कौन से तत्व होते हैं। आगे की चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।